नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो में मैं आयुष श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने क्लास 6th की हिस्ट्री पढ़ी। उसमें हमने देखा कि किस तरीके से हमने शुरुआत की कि किस तरीके से हिस्ट्री के सोर्सेज होते हैं, किस तरीके से हिस्ट्री के बारे में स्टडी की जाती है। फिर हमने देखा स्टोन एज के बारे में, फिर हमने देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, और इस तरीके से हम आगे भी चले। मेडिएवल हिस्ट्री में क्लास 7th की मेडिएवल हिस्ट्री है, जो कि उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से बहुत सारे जो राजा आए, दिल्ली सल्तनत वगैरह, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। मुग़ल एम्पायर किस तरीके से इस्टेब्लिश हुआ, किस तरीके से जो है औरंगज़ेब वगैरह, इन सबको हम पढ़ेंगे, बाबर, अकबर, ये सब। तो ये फर्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट चैप्टर में हम जो एंशियंट हिस्ट्री थी और जो मेडिएवल हिस्ट्री है, इसके बीच का जो गैप है, ये 1000 सालों का गैप है। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए, और उसी के नाम पर जो है ये चैप्टर है, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। मतलब इन 1000 सालों में जो जो चेंजेस हुए उनके बारे में हमें पढ़ना है। क्या चेंजेस हुए, कल्चर में क्या चेंज हुए, और लिटरेचर में क्या चेंज हुए, आर्किटेक्चर में क्या चेंज हुए, ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि मैप 1 दिया है और एक मैप 2 दिया है। देखिए इस मैप 1 को आप ध्यान से देखिए। ये जो मैप है, ये इंडिया का मैप है। ये जो मैप है ये किसका है? इंडिया का मैप है। और इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था हमारे अल इदरिसी ने, जो कि एक अरब जियोग्राफर थे। उन्होंने इसको 1154 CE में बनाया था। ठीक है, तो इसमें देखिए आप, यहाँ पर वो शायद से साउथ की तरफ से आए थे, तो इसको उल्टा बनाया गया है। भारत का नक्शा कैसा होता है ये आपने देखा है, इसको उल्टे तरीके से बनाया गया है। मींस ये साउथ इंडिया जो यहाँ पर है, और ये श्रीलंका है वो ये है, और बाकी के सारे आइलैंड्स हैं। अब यहाँ पर नेमिंग जो है वो अरब भाषा में की गई है। ठीक है, तो ये शायद उल्टा मैप है। ठीक है, और फिर अगला जो मैप है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको आप थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे आज के इंडिया से, है ना। यहाँ पर देखो, ये श्रीलंका यहाँ पर है आज के समय में, और ये सही बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये बनाया था कब? ये जो मैप बना हुआ है ये अपना दूसरा मैप है। ये जो दूसरा है वो कब बनाया गया है? 1720s में, एक फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा। कार्टोग्राफर कौन होते हैं? जो कि मैप बनाते हैं। ठीक है, ये कार्टोग्राफर के बारे में लिखा हुआ है। कार्टोग्राफर कौन होते हैं? जो कि मैप बनाते हैं, पर्सन हु मेक्स मैप। तो देखिए इनके बारे में हम क्या पढ़ते हैं। देखिए, मैप 1 वॉज मेड इन 1154 CE। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, बाय द अरब जोग्राफर अल दृशी। द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हियर इज अ डिटेल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। ये एक वर्ल्ड का मैप है, जहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? इंडिया की जो सबकॉन्टिनेंट है इंडिया, उसका हमें एक डिटेल वर्जन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बारे में डिटेलिंग दी हुई है। फिर उसके बाद तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ये जो फर्स्ट वाला मैप है इसको बनाया गया है 1154 CE में। किसके द्वारा? अरब जोग्राफर अल दृशी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है इस मैप में? जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उसकी डिटेलिंग दी हुई है। अब जो मैप 2 है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, वो बनाया गया है फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा 1720s में, और वही सेम एरिया है। दोनों ही मैप डिफरेंट भी हैं और एक ही एरिया के मैप है, लेकिन उनमें डिफरेंट आप देख सकते हैं कितना डिफरेंट है। इन अल दृशी मैप, साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका द आइलैंड एट द टॉप। ठीक है, हम साउथ इंडिया को और श्रीलंका को नॉर्थ इंडिया की तरह इसमें देख सकते हैं। शायद वो साउथ इंडिया की तरफ से आए थे, तो उन्हें जो है ये जो इंडिया है वो इस तरीके का ही लगा कि भाई जो अपना इंडिया का जो आगे का हिस्सा है वो क्या है? साउथ का पार्ट है ना, और पीछे का जो हिस्सा है वो नॉर्थ का पार्ट है, तो इसीलिए उन्होंने उल्टा बनाया। ठीक है, आगे देखिए,
प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक लैंग्वेज। अरेबिक लैंग्वेज में यहाँ पर इस मैप में प्लेस के नेम दिए हुए हैं, ठीक है। अब वहीं दूसरे मैप के बारे में अगर हम पढ़ें तो क्या है, देखिए, देर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन दी मैप एज कन्नौज। इसमें जो मैप दिया हुआ है उसमें जो उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज है उसकी स्पेलिंग को इस तरीके से लिखा जाता है। कन्नौज की स्पेलिंग क्या है कि KANAUJ, लेकिन इस मैप में किस तरीके से लिखा हुआ है QANAUJ, ठीक है। अब मैप 2 की बात करें तो मैप 2 वॉज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1। मैप 2 कब बनाया गया है, जब मैप 1 बना उसके लगभग 600 साल बाद ये बनाया गया। ड्यूरिंग विच टाइम इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली। और इस समय जो है, इस समय के साथ साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी इसमें हमको चेंज होती हुई दिखती है। दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस। और ये जो सेकंड मैप है ये हमसे ज़्यादा फेमिलियर हमें दिखता है, क्योंकि आजकल भी हम जो मैप देखते हैं वो इंडिया का वो कुछ इसी तरीके का है ना, इसी तरीके का इंडिया है। कुछ ज़्यादातर इसमें परफेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत हद तक ये सिमिलर है आज के मैप से, ठीक है ना। द कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड। ये जो इसमें कोस्टल एरिया है वो डिटेल में दिए हुए हैं। दिस मैप वॉज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर। ये जो मैप था वो यूरोपियन सेलर के द्वारा यूज़ किया जाता था और मर्केंट के द्वारा किया जाता था ऑन देयर व्योजेस, है ना। ये कब किया जाता था, उनकी यात्रा के द्वारा। वो ये जिसका मतलब होता है यात्रा, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इक्वली इंपॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफर डिफर इन 2 पीरियड्स। अब ये भी एक फैक्ट है कि दोनों समय के जो कार्टोग्राफर थे, अल्दरिशी और फ्रेंच कार्टोग्राफर थे, उन दोनों का जो मैप है उनकी जो कार्टोग्राफी है उसके साइंस में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। क्योंकि अगर मैप में डिफरेंस आ गया तो साइंस में भी डिफरेंस आएगा, जाहिर सी बात है। When historians read documents, maps and text from the past, they have to be sensitive to the different historical background and context in which information about the past. जब historians इन डॉक्यूमेंट्स को रीड किया करते थे, जैसे आप देखिए, जब भी कोई historians डॉक्यूमेंट को रीड करता है ना, तो वह ऐसे ही नहीं मान लेता कि हाँ चलो कोई चीज़ लिखी है तो वो जो लिखा है वो सही मान ले। उसके बारे में पूरी जांच करता है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालता है, तब जाके इस कंटेक्स्ट में वो जो देखता है उसका जो बैकग्राउंड देखता है वो बहुत ही सेंसिटिव तरीके से पढ़ता है ना। क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें गलत भी हो सकती हैं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है सही हो, उस ज़माने के हिसाब से सही हो, लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से चेंज हो गई हो, आज के टाइम के हिसाब से चेंज हो गई हो। तो टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती रहती हैं। यही हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़। जो हमारी न्यू और ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो आज हम टर्म यूज़ करते हैं और जो उस समय की टर्म थी, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है, इफ़ द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस विद टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेजेस एंड मीनिंग्स। अब देखिए, हमने अभी पढ़ा कि समय के साथ जो है कंटेक्स्ट में जो इन्फॉर्मेशन थी वो बदली हुई दिखाई दे रही थी, हमें चेंज होती हुई दिखाई दे रही थी। तो क्या लैंग्वेज और जो लैंग्वेज में जो वर्ड हैं उनका मीनिंग भी चेंज होता हुआ दिखाई देता है? आइए जानते हैं इसको। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेज which have changed considerably over the years. Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. देखिए, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो बहुत सारी लैंग्वेजेस में एग्जिस्ट करते हैं उनमें भी टाइम के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस दिखाई दिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो मेडिएवल पर्शियन थे, जो मेडिएवल पर्शियन टेक्स्ट थे, वो आज के मॉडर्न पर्शियन टेक्स्ट से बहुत डिफरेंट है। द डिफरेंट इज़ नॉट जस्ट विथ regard to grammar and vocabulary, the meaning of words are also changed over the time. डिफरेंस ना केवल ग्रामर और वोकेबलरी में थे, बल्कि डिफरेंस हमें जो वर्ड हैं उनके मीनिंग्स में भी देखने को मिले। जैसे हिंदुस्तान जो टर्म है, आज के ज़माने में जो हिंदुस्तान टर्म है उसको हम क्या देखते हैं, हिंदुस्तान का मतलब हम समझते हैं कि हिंदुस्तान का जो मतलब है वो क्या है, इंडिया है, मॉडर्न स्टेट। ठीक है, आज का जो स्टेट है उस ज़माने में, उस टाइम, आज के समय में, व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th century
13th century by Minhaj-e-Siraj, a chronicler who wrote in Persian. He meant the areas of Punjab, Haryana and the land between Ganga and Yamuna. जो मिनाज ई सिराज थे 13th सेंचुरी के क्रॉनिकलर वो होते थे जो मतलब लिखा करते थे, तो वो थे, उन्होंने पर्शियन में लिखा है, बहुत सारे क्रॉनिकल्स लिखे हुए हैं। तो उनके हिसाब से जो हिंदुस्तान वर्ड हुआ करता था 13th सेंचुरी में, वो जो एरिया होता था वो कौन सा एरिया होता था? पंजाब, हरियाणा और जो गंगा और यमुना नदी के बीच का जो एरिया होता था, उस उनके हिसाब से उस ज़माने में हिंदुस्तान का मतलब ये हुआ करता था, ये इतना इतना क्षेत्र। कौन सा? पंजाब, हरियाणा और जो गंगा और यमुना रिवर के बीच का जो एरिया है, वो वाला एरिया जो है मिनाज ई सिराज ने क्या डिफाइन किया था? हिंदुस्तान। ही यूज्ड द टर्म इन ए पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत। उन्होंने ये जो टर्म यूज़ किया था वो पॉलिटिकल सेंस में किया था, क्योंकि ये जो एरिया था वो दिल्ली सल्तनत के अंडर में आता था। इस पर जो क्या नाम है, डोमिनियंस था, वो किसका था? दिल्ली सल्तनत का था। द एरियाज इंक्लूडेड इन टर्म्स शिफ्टेड विद द एरियाज included in this shifted with the extent of the sultanate, but this never included South India. लेकिन इस एरिया में कभी भी साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया। बाय कॉन्ट्रास्ट, इन द अर्ली 16th century, बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जोग्राफी, फोना एंड द कल्चर इन द हैबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब देखिए 13th सेंचुरी में मिनाज ई सिराज ने क्या डिफाइन किया था? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना रिवर के बीच का जो एरिया है वो क्या है? हिंदुस्तान। लेकिन बाबर के द्वारा ये जो हिंदुस्तान टर्म का मतलब था वो क्या था? ज्योग्राफी इस एरिया की, यहाँ का फौना और कल्चर, ठीक है, इस सब कॉन्टिनेंट का। तो उनके हिसाब से हम जैसे अपन बोलते ना, हिंदुस्तान का हमें कल्चर बहुत पसंद आया, हिंदुस्तान की हमें ज्योग्राफी बहुत पसंद आई, तो ये उनका मतलब ये था, है ना, उनको कल्चर बहुत पसंद आया था बाबर को। एज वेल एज we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind. While the idea of the geographical and century cultural like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today. देखिए, अब अमीर खुसरो ने 14th सेंचुरी में वर्ड यूज़ क्या किया था? हिंद, ठीक है ना, हिंद वर्ड यूज़ किया था। तो जबकि जो जोग्राफिकल और कल्चरल एरिया है वो आज भी इंडिया का एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब ये जो हिंदुस्तान टर्म है वो पहले कभी भी पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग के लिए यूज़ नहीं की गई, जो कि आज के ज़माने में की जा रही है, ठीक है। Historians today have to be carefully about the term they use because they meant different things in the past. Take for example a simple word like foreigner. देखिए जो हिस्टोरियंस होते हैं उनको बहुत ही जब वो स्टडी करते हैं तो उनको जो टर्म है ना, इनका बहुत ही अच्छे से मतलब इनको स्टडी करना पड़ता है, बहुत ही केयरफुली स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे एक वर्ड के मतलब होते हैं। जैसे आज हम एक एग्जांपल देखें, फॉरेनर से आप मतलब क्या समझते हो? कि कोई भी व्यक्ति है जो कि भारतीय नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इसका मतलब वो कहीं दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है, इसका मतलब यही है फॉरेनर का। आगे देखिए, इन इंडिया द मेडिवल पीरियड अ फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन ए गिवन विलेज। अब मेडिवल इंडिया के समय में फॉरेनर का जो मतलब होता था वो ये होता था कि कोई भी गांव में अगर कोई अनजान व्यक्ति अगर किसी को दिख जाए तो वो उसके लिए फॉरेनर हो जाता था, ठीक है। समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कल्चर, और जो उस सोसाइटी और उस कल्चर का पार्ट नहीं हो, इसको हम हिंदी में परदेसी कहते हैं, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हम परदेसी भी कहते हैं, और अरब में इसको अजनबी भी कहते हैं, इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है ना। आज भी हम देखें तो हम अजनबी ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं कि भाई वो तो अजनबी है ना, उसको हम जानते नहीं हैं। अजनबी का मतलब जो हमने कभी देखा ना हो पहले, जो अनजान हो हमसे, ठीक है। अ सिटी ड्वेलर therefore might have regarded as a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village were not a foreigner to each other even though they may have different culture, religious और caste background. देखिए
जो सिटी ड्वेलर्स हुआ करते थे वो भी फॉरेनर हुआ करते थे। लेकिन अगर कोई दो पीजेंट्स सेम विलेज में रह रहे हैं, भले ही उनका जो कल्चर है, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो डिफरेंट करते हों, लेकिन वो फॉरेनर नहीं कहलाते थे उस समय, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते थे। अब मैं आपको बेसिक मतलब बता दूं इसका, तो देखिए आप जिसको भी अगर जानते हैं तो वो आपके लिए फॉरेनर नहीं है, ठीक है, और जिसको आप नहीं जानते वो फॉरेनर है। उस ज़माने में ये मतलब हुआ करता था, ठीक है। आगे देखिए, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। अब हिस्टोरियंस के सोर्सेस क्या क्या होते थे वो इसमें हम पढ़ने वाले हैं। हिस्टोरियंस यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ द स्टडी एंड द नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। हिस्टोरियंस जो है बहुत सारे सोर्स जो है इस्तेमाल किया करते थे हिस्ट्री को जानने के लिए। लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड द हर्षवर्धन, Gupta dynasty and the Harshvardhan. In this book, we will read about the following 1000 year, roughly 700 to 1750 CE। तो देखिए पिछले जो क्लास था हमारा, पहले क्लास था 6th क्लास, उसमें हमने किस रूलर्स के बारे में पढ़ा था, किन किन रूलर्स के, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, है ना, और हर्षवर्धन डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, और हमने जो है मौर्यन एम्पायर बारे में पढ़ा था, ये सब अशोका वगैरह इन सब के बारे में पढ़ा था। लेकिन अब हम इस बुक में क्या स्टडी करने वाले हैं, ये जो 700 से लेके 1750 तक का समय है उसको हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। आगे देखिए, यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन दी सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। अब आप जो है ये जो हिस्टोरियंस स्टडी करते थे मेडिवल इंडिया को, तो इसमें कुछ सोर्स तो सेम थे जो एंशियंट हिस्ट्री को भी स्टडी करने में इस्तेमाल किए गए। जैसे वो क्या करते थे, कॉइन्स को इस्तेमाल करते थे, तो एंशियंट हिस्ट्री में भी उन्होंने कॉइन्स का इस्तेमाल किया। इंस्क्रिप्शन उन्होंने देखा, आर्किटेक्चर उन्होंने देखा, टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो है टेक्सचुअल रिकॉर्ड भी देखे इन्फॉर्मेशन के लिए। बट देयर इज़ नो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी। द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। Through this period, paper gradually become cheaper and more widely available। इस समय जो है पेपर जो था वो बहुत मतलब आसानी से अवेलेबल हो जाता था और बहुत ही ज़्यादा सस्ता था। हमने जो है एंशियंट हिस्ट्री में देखा था कि जो पेपर था वो कहीं अवेलेबल ही नहीं था, लोग पत्तों पे लिखा करते थे या ट्री की जो बार्क होती है उस पर लिखा करते थे, लेकिन इस समय जो है पेपर अवेलेबल था। पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट। अब ये जो पेपर है वो किस लिए यूज़ किया जाता था, होली टेक्स्ट लिखने के लिए, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स, टीचिंग ऑफ द सेंट्स, पिटीशन एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, ये सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था। एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ द अकाउंट्स एंड टैक्सेस, इन चीज़ों के लिए। मैन्यूस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। और मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती थी वो कौन रखते थे, वेल्दी पीपल, रूलर्स रखते थे, मोनेस्ट्रीज में होती थी और टेम्पल्स में होती थी। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स। और ये कहाँ पर रखी रहती थी, आर्चीव्स या लाइब्रेरीज में। अब आर्चीव्स क्या होता है, तो आर्चीव्स देखिए, अब प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट एंड मैन्यूस्क्रिप्ट वर आर स्टोर्ड। आर्चीव्स और मैन्यूस्क्रिप्ट वो जगह है जहाँ, आर्चीव वो जगह होती हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंट और मैन्यूस्क्रिप्ट रखे होते हैं, ठीक है। Today, all national and state government have the archive where they keep all their old official records and transactions। तो आज जो स्टेट और नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है उनके पास भी अपनी अपनी आर्चिव्स होती हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शंस होते हैं सारे। अब देखिए आगे चलते हैं। देयर वर नो प्रिंटिंग प्रेस। उस समय कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी। दोज डेज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड। अब वहाँ पर जो प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी उस समय, तो क्या करते थे, जो हमें कॉपी करना होता था उसको स्क्राइब किया करते थे, किस पर, मैन्यूस्क्रिप्ट्स पर, किसके, हैंड के द्वारा। इफ़ यू एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। देखिए, अब आपने जो है कभी भी अपने फ्रेंड की कॉपी में से कुछ नोट किया हो तो आपके लिए बहुत ही टिपिकल काम रहता है, और जब आपके फ्रेंड की राइटिंग आपको समझ में ना आ रही हो तो वो तो और ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा टिपिकल रहता है। तो आप कभी ना कभी कुछ ना कुछ गैस करते हो कि क्या लिखा होगा, और उसमें से कुछ ना कुछ आप गलत भी कर लेते होगे, कुछ डिफरेंट चीज़ें लिख लेते होगे। तो वही सिमिलर चीज़ ये थी
कि कभी कभी क्या होता था ना कि हैंड से लिखी जाती थी कोई भी चीज़, तो क्या होता था कि जो कॉपी किए जाते थे फिर से कुछ मतलब कुछ सालों बाद या कुछ समय बाद जो कॉपी की जाती थी मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह, तो उनमें उनका जो मतलब था वो भी बदल जाया करता था। तो उनका जो है कॉपी करने में कुछ ना कुछ मतलब बदल जाया करता था। अगर एक वर्ड भी इधर उधर हुआ तो पूरा सेंटेंस जो है उसका मतलब बदल जाया करता था। दीज स्मॉल डिफरेंसेस ग्रू ओवर द सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग अंटिल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द सेम टेक्स्ट। और इस तरीके से एक ही सेम टेक्स्ट के बहुत सारे अलग अलग ओवर द टाइम मतलब निकलने लगे, बिकेम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रियरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। और ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट थी ऑथर्स की वो आज के समय में मिलना बहुत ही ज़्यादा रेयर था। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स। और हम जो है किस पर डिपेंड है आज के समय में भी, जो स्क्राइब्स के द्वारा जो कॉपी की गई हैं उन पर। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गैस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनल रिटन। और इसका परिणाम ये होता था कि जो हिस्टोरियंस को जो रीड करना पड़ता था, वो क्या रीड करना पड़ता था, जो कॉपी हुआ करती थी उनको रीड करना पड़ता था गैस कर करके, है ना। ऑन ओकेजन ऑथर रिवाइज्ड देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। और ऑथर जो है बहुत बार जो है इनको रिवाइज भी किया करते थे। द 14th century chronicler ज़ियाउद्दीन बरानी wrote his chronicle first in 1356। जो क्रॉनिकलर थे 14 सेंचुरी के, उन्होंने ज़ियाउद्दीन बरानी, उन्होंने अपना जो फर्स्ट क्रॉनिकल लिखा था वो कहाँ पर कब लिखा था, 1356 में। और उसके जस्ट 2 साल बाद उसका दूसरा वर्जन निकाला। दोनों ही एक दूसरे से डिफर थे, अलग थे। बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल 1960s। लेकिन हिस्टोरियंस 1960s तक भी उनका जो मतलब ओरिजिनल वर्जन है वो नहीं जान पाए थे, जो फर्स्ट वर्जन था वो नहीं जान पाए थे। और ये आज भी लाइब्रेरी में, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी कलेक्शंस में पता नहीं कहाँ है, अब शायद मिल गया हो तो पता नहीं है, ठीक है, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स नए नए आए, कैसे किस तरीके के आए, वो सब पढ़ेंगे। द 1000 ऑफ द ईयर्स बिटवीन 700 to 7050 is a huge challenge of historians, largely because of the scale and variety of development that occurred over the period. At different moments in this kind, new technologies made their appearance like the Persian। देखिए, अब देखिए, ये जो 1000 ईयर्स की हिस्ट्री है, इसको पढ़ना हिस्टोरियंस के लिए बहुत बड़ा ही चैलेंज साबित था, क्योंकि 1000 साल की हिस्ट्री पढ़ना, उसमें डिफरेंट टाइप्स की डेवलपमेंट, वेराइटीज़ ऑफ डेवलपमेंट थे, डिफरेंट टाइप्स के कल्चर इवॉल्व हुए, है ना। समय के साथ इवोल्यूशन होता ही है, तो डिफरेंट टाइप के कल्चर इवॉल्व हुए, है ना। बहुत सारे आर्किटेक्चर इवॉल्व हुए डिफरेंट टाइप्स के। तो इनको स्टडी करना बहुत ही एक बड़ा ह्यूज चैलेंज था हिस्टोरियंस के लिए। जैसे पर्सियन व्हील, ये जो पर्सियन व्हील आपको दिख रहा है, ये क्या है, पर्सियन व्हील है ना, ये इवॉल्व हुआ, है ना। स्पिनिंग व्हील किसके लिए, सिलाई के लिए। फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन दी सब कॉन्टिनेंट, ये सब चीज़ें आई, ठीक है, खाने पीने की चीज़ें। पटेटोज, कॉर्न, चिलीज़, टी, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें, ये नई नई चीज़ें थी उस समय। Remember that all these innovation, a new technology and crops came along with the people who brought other ideas with them as well। देखिए, इसके साथ साथ क्या हो रहा था कि क्रॉप्स के लिए बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही थी। जैसे जैसे लोग आ रहे थे, वो अपने साथ नई नई टेक्नोलॉजीज़ को भी ला रहे थे। एज अ रिजल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंजेस। और ये समय था किसका, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। आगे देखते हैं। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। इस समय बहुत ज़्यादा ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल कर रहे थे लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, किसके लिए, इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज़ फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्चून, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत पैसा था, बहुत ही धन था, और लोग अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए
अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह दूर दूर तक ट्रैवल किया कर रहे थे। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत। इस समय जो बहुत ज़्यादा फेमस ग्रुप निकल के आता है वो कौन है? राजपूत। राजपूत का मतलब होता है राजपुत्र, मीन्स द सन ऑफ रूलर। बिटवीन द 8 देखिए हमने एंशिएंट हिस्ट्री में, वैदिक लिटरेचर में हमने 4 वर्ण पढ़े थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस समय जो मेडिएवल इंडिया में जो राजपूत हुआ करते थे वो अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रिय कहते थे। क्षत्रिय का स्टेटस उन्होंने दिया। द टर्म इंक्लूडेड not just ruler and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies for different monarch all over the subcontinent। और ये जो राजपूत टर्म था ये ना केवल रूलर्स और चिफ्टन्स के लिए था बल्कि जो सोल्जर्स थे, कमांडर्स थे, जो आर्मी में सर्व कर रहे थे उनके लिए भी था। द chivalric code of conduct, extreme valor and a great sense of loyalties were the quantities of attributes to Rajput by the poets and bards। अदर ग्रुप्स ऑफ द पीपल सच एज मराठास, अब मराठास भी आए, सिख भी आए, जाट, अहोम्स एंड कायस्थ, ये सब भी आए। कास्ट कौन होते हैं? कायस्थ वो होते हैं, एक कास्ट होती है कायस्थ जो कि उस समय लिखा करती थी, वह सचिव वगैरह, सेक्रेटरीज वगैरह राजा के हुआ करते थे। ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग of forest and extension of agriculture, a change faster and more complete in sense in some areas than in others। और देखिए कुछ एरियाज में इतना जल्दी सब कुछ चेंजेस हो रहा था, फॉरेस्ट जो है क्लियर हो रहे थे और उसकी जगह एग्रीकल्चर जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा था, लोगों को लोग खेती की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। चेंजेस इन दी हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स, और उनकी लाइफ में भी चेंजेस हुए जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे, जो हैबिटेट थे। हैबिटेट का मतलब रिफर्स टू द एनवायरनमेंट ऑफ अ रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल ऑफ इट्स रेजिडेंट्स। जो मतलब हैबिटेट का मतलब ये होता है कि जो लोग जहाँ रहते हैं उनका जो एनवायरनमेंट है उनके क्षेत्र का और जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफस्टाइल है उसको डिनोट किया जाता है हैबिटेट, ठीक है। अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम द पीजेंट, बहुत से लोग जो है किसान बन गए थे और लैंड टिलिंग किया करते थे। द न्यू पीजेंट ग्रुप ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द रीजनल मार्केट्स, चिफ्टन्स एंड प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। दे बिकेम अ पार्ट ऑफ द लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, और ये जो है लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का पार्ट बने और जिसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता था? टैक्स पे करना पड़ता था, गुड्स ऑफर करने पड़ते थे और सर्विसेज टू द लोकल लॉर्ड्स, और जो लोकल लॉर्ड्स थे उनको सर्विस देनी पड़ती थी। एज अ रिजल्ट significant economic social differences emerged among the peasants. Some possessed more productive land, other also kept cattle, and some combined artisanal work with agriculture activity during the lean season। कुछ लोग जो है, कुछ लोग प्रोडक्टिव लैंड रखा करते थे, कुछ लोगों के पास ज़मीनें हुआ करती थी, कुछ लोगों के पास ये भेड़ बकरी जानवर पाला करते थे, कुछ लोग आर्टिसनल के साथ साथ एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी किया करते थे लीन सीजन में, ठीक है। एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड, पीपल ग्रुप्ड इनटू जातीज एंड सब कास्ट एंड रैंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन। जैसे जैसे सोसाइटी डिफरेंशिएट होती जा रही थी वैसे वैसे लोग जो है उनमें डिफरेंस बढ़ता जा रहा था, और उनमें फिर एक चीज़ निकल के आई, जातीज या फिर सब कास्ट, है ना। जातीज या सब कास्ट ये आपको आज भी देखने को मिल जाएगी बहुत सी जाति, ठीक है। और रैंक जो कि किसके बेस पर हुआ करती थी? उनके बैकग्राउंड और उनके ऑक्यूपेशन के बेस पर हुआ करती थी। रैंक जो होती थी वो परमानेंट नहीं हुआ करती थी। अगर कोई भी व्यक्ति मतलब वेरीड अकॉर्डिंग टू द पावर, ये वेरी किया करती थी पावर के बेस पर, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों पर बेस्ड थी ये जातीज। द स्टेटस ऑफ सेम जातीज कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, और सेम एरिया की जो जाति स्टेटस हुआ करता था, सेम जातीज का जो स्टेटस हुआ करता था वो एरिया टू एरिया वेरी किया करता था। जातीज फ्रेम्ड देयर ओन रूलर्स, जाति जो होती थी, जातीज में जो लोग होते थे वो अपना खुद का रूलर्स बनाया करते थे। रूल्स बनाया करते थे और रेगुलेशंस भी अपने बनाया करते थे, किस लिए? मेंबर्स को मैनेज करने के लिए। दे रेगुलेट्स वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, और ये जो इनकी असेंबलीज हुआ करती थी वो किसके द्वारा चलाई जाती थी? एल्डर्स के द्वारा, बड़े बूढ़ों के द्वारा चलाई जाती थी। आज भी आप देखें जो पंचायत होती है विलेज में,
वो गांव में जो पंचायत होती हैं उसमें दिखाते हैं मूवी वगैरह में कि जो बड़े बड़े जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके द्वारा चलाई जाती हैं। या आप अपने घर में भी देखो, जो बड़े बड़े फैसले होते हैं वो कौन लेते हैं, घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं वो लोग लेते हैं, ठीक है ना। दीज रेगुलेशन वर फोर्स, ये तो पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज ऑफ द जाति पंचायत, बट जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द देयर विलेजेस। लेकिन जातियों को, जो जातियों के लोग होते थे उनको अपने विलेज के, जो गांव के जो रूल्स थे वो भी फॉलो करने पड़ते थे। सेवरल विलेजेस वर गवर्नड बाय चिफ्टन टुगेदर, दे आर ओनली सम यूनिट ऑफ ए स्टेट। तो ये हमने इसमें बहुत सारा कुछ पढ़ा, हमने देखे चेंजेस क्या क्या हैं, है ना। हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेस के बारे में देखा, जातीस के बारे में पढ़ा, किस तरीके से लोगों के कल्चर में चेंज आया, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। आगे हम और भी पढ़ते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। होपफुली आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।